बच्चों, पिछले 2 वीडियो से हम कोशिका के बारे में बातें कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने कोशिका की खोज और उसकी बेसिक जानकारी जानी थी। दूसरे वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कोशिका के उस लीडर के बारे में जो कोशिका से संबंधित सारे डिसीजन लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केंद्रक या न्यूक्लियस की, क्योंकि यह बढ़िया शानदार तरीके से कोशिका के अंदर डबल लेयर या दोहरी परत वाले एक स्तर के अंदर बड़े आराम से रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों से केंद्रक के अंदर का खुद का कोशिका द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर जाता है। एक राजा की तरह केंद्रक कोशिका के प्रत्येक निर्णय खुद करता है। यह डिसीजन लेता है कि कोशिका क्या करेगी और कैसे दिखेगी। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी। उन्होंने प्रत्येक कोशिका के बीच में एक बिंदु देखा। तब तो वे ये नहीं जानते थे कि ये क्या है, पर वो इतना समझ गए थे कि ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तब रॉबर्ट ब्राउन ने इसे न्यूक्लियस नाम दिया। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए के रूप में, डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इस अणु के रूप में अगली संतति को जाती है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन या क्रोमोसोम कहते हैं। और जब डीएनए आराम कर रहा होता है, मतलब उसमें विभाजन नहीं होता, किसी तरह की क्रिया नहीं होती, तब वह धागे की तरह की रचनाओं का एक जाल का पिंड होता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। और जब कभी कोशिका विभाजित होने वाली होती है, तब यह क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट या परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करेंगे कोशिका के अगले भाग की, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यीय जालिका कहा जाता है। कोशिका के अंदर ये जो जाली के समान गोल आयताकार रचना दिखाई देती है, यही अंतर्द्रव्यीय जालिका कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, RER यानी कि खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और SER यानी चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। R जो इसमें लगा हुआ है उसका मतलब है रफ, और जो SER है उसमें जो S है उसका मतलब है स्मूथ। RER में राइबोसोम लगे हुए होते हैं, इसलिए यह खुरदुरी लगती है। दानों के समान रचना होती है राइबोसोम की। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषित होती है और यह ER के द्वारा प्रोटीन को कोशिका के बाकी भागों में भेज देता है। और जो चिकनी अंतर्द्रव्यीय नालिका यानी कि SER है, वो वसा और लिपिड के अणु बनाने में मदद करता है। ये प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। और जो कुछ बचा हुआ प्रोटीन और वसा है वह एंजाइम और हार्मोन की तरह काम करते हैं। अंतर्द्रव्यीय जालिका में जो पदार्थ बनाए जाते हैं उन्हें गोल्जी उपकरण में पैक करके सेल के अंदर बाहर विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में बदला जाता है और लाइसोसोम भी बनाया जाता है। इस गोल्जी उपकरण का नाम इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी के नाम पर रखा गया है। ये झिल्ली युक्त चपटी पुटिका का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के समांतर रूप में सजा हुआ होता है। ये अंतर्द्रव्यीय जालिका से जुड़ी रहती है। गोल्जी बॉडी से बने हुए लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। RER यानी कि खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका इन्हें बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका की कचरे वाली गाड़ी के समान होती है, जो कि कोशिका के अंदर का सारा कचरा, टूटा फूटा भाग, कोशिका के अंदर जो बाहर से बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको, यहाँ तक कि जब सेल खुद भी किसी कारण से खराब या मृत हो जाती है तो यह लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को खाकर खत्म कर देते हैं। इसलिए
लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। यह दोहरी भित्ति वाला होता है। बाहरी भित्ति छिद्रित होती है और जबकि भीतरी भित्ति बहुत सारे वलय वाली होती है और यहीं पे बनता है एटीपी। जहाँ कहीं पे भी आपको किसी भी संरचना में वलयनुमा संरचना के बारे में बताया जाए तो आप उससे समझ जाइएगा कि वो संरचना जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए बनी हुई होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला स्तर है वहाँ पे एटीपी बनता है। एटीपी ही हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा देता है। किसी भी तरह की रासायनिक यांत्रिक क्रिया के लिए हमें एटीपी में संचित ऊर्जा की जरूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे खास कोशिकांग है क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, इसलिए यह अपना प्रोटीन भी खुद ही संश्लेषित कर लेता है। आज हमने बहुत सारे कोशिकांगों के बारे में पढ़ा। ये सारे जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। अब बचे हैं दो कोशिकांग, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी क्योंकि वो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। उनके नाम है प्लास्टिड और वैक्यूल।